जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 यानी कि जो 7 CPC के अनुसार लेवल 1 वैकेंसी आई है, जिसकी संख्या 32,438 है। ठीक है, ग्रुप डी जिनको कहा जाता है आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, इनकी जो फॉर्म ओपनिंग है वो शुरू हो गई, यानी फॉर्म भरने शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, और आज हम आपके लिए यह वीडियो जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, या कोई जो रेलवे की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2019 में जो वैकेंसी आई थी, जिसका एग्जाम 2022 में कराया गया था। ठीक है, एग्जाम कब हुआ? 2022 में। उसकी जो ओरिजिनल आंसर की है वो आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। इसमें अब तक हम 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 13 लेकर इसका आए हैं। तो पार्ट नंबर 13 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें हम 50 क्वेश्चन करते हैं, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है? तो कार्बन कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो ये किस समूह में है? ये है 14 समूह में। क्या है इसका समूह? 14। ठीक है, और बात कर ली जाए यानी कि आवर्त में, तो आवर्त क्या है इसका? आवर्त है 2। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p। अब देखिए 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है, ये इसका जो यानी कि आवर्त हुआ ये आया 2p2, 2p2। आवर्त आवर्त कितना हुआ? आवर्त हुआ इसका 2। और ये होता है क्या नाम है आपका? सेकंड। ठीक है, ये होता है सेकंड समूह। तो समूह कौन सा है इसका? सेकंड या 14 समूह बोला जाता है जिसे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है कि गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होता है? देखिए जो शरीर में हार्मोन्स होते हैं यानी कि गर्भ निरोधन है जो, उसकी किस विधि के द्वारा इसमें हार्मोन संतुलन में बदलाव आ जाता है? तो ये किसमें? गोलियों का सेवन। यदि कोई गोलियों का सेवन करते हैं तो उनके जो हार्मोन है उनमें क्या होता है? बदलाव आ जाता है, और वह सही से काम करना या बंद कर देते हैं, या किसी कारण उनमें बीमारी का कारण बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 में कहा है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्या कौन सी होगी आपकी? ये होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो ये टोटल क्या है आपकी? अभाज्य संख्या है 7। और इनका योग कितना हुआ? ये हुआ आपका 58। तो जब हम किसी का माध्य निकालते हैं तो माध्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? माध्य निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग कितना है? 58 बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है आपकी? 7। तो 58/7 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है कि निम्न में कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा के तट पर स्थित नहीं है, ये कौन सा शहर है? देखिए कानपुर ये गंगा के किनारे है। कहाँ पर है? ये गंगा के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे। पटना ये गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, और हरिद्वार ये भी आपका गंगा के ही किनारे है। तो कौन सा शहर है वो? लखनऊ। लखनऊ किसके किनारे? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर यानी कि 54 का 2। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में, ये आपको दिया है एक कोड, इसको डिकोड किया गया है इसमें, और फिर ये कोड दिया है इसको डिकोड किया गया है इसमें। अब हमको बताना है कि ये कोड किससे डिकोडिंग होगा। तो यानी कि DELTA, इसका हमको डिकोड बताना है। तो देखिए डी के स्थान पर क्या है? तो डी के स्थान पर इधर से लास्ट में यानी कि थर्ड है। तो थर्ड पर कौन है? ये ओम। तो इसका क्या हुआ? ओम। क्या हुआ? ओम। ई कितने पर है? तो ई इसमें लास्ट में है इधर। तो इधर कितना है? 2 इसका। तो ये हुआ ओम 2। तो ये देख लेंगे हम किस में है। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो ये किस में? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 56 देखते हैं। 56 में कहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 25 है, गुणनफल 136 है, तो घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई, माना हुई संख्या कौन सी है? x और y। इनका जो योग है वो कितना है? 25 है। और गुणनफल कितना है? x y कितना है इसका? 136 है। ठीक है, तो ये कितना है? 136 है।
अब इसने कहा है कि घनों का योग, यानी कि हमको निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालना है। तो ये कितना होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये उत्तर है। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, यानी कि देखिए इससे पहले हमको क्या निकालना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हमको इनके घनों का योग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका मान कितना है हमको निकालना, इसको मान लिया ए प्लस इसका मान कितना है एक्स वाई, यानी 136 दूनी 272। तो ये कितना है 272 बराबर एक्स प्लस वाई कितना है 25, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 625 माइनस 272 कितना आ जाएगा 272। देखिए दोस्तों, इसको जो ये इसे यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब हम इसको एक्स क्यूब प्लस वाई के क्यूब के फॉर्मूला लगाकर उसमें पुट करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो 5425 आएगा। ठीक है, इसका एक शॉर्ट तरीका क्या है, जैसे ये है 136 गुणनफल है, एक्स वाई कितना है 136 है। तो देखिए सबसे पहले हम 136 के टुकड़े करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 136 को 2 छेकी 12 और 2 छेकी 12 और 2 अट्ठे 16, इनके 2 गुणा 4 गुणा 17। तो 4 दूनी कितना हुआ आपका 8 और ये कितना हुआ 17। तो 8 और 17 यदि हम देखें तो 8 और 17 का योग कितना है आपका, 8 और 17 का योग 25 है। तो यानी कि माना हुआ संख्या एक एक्स बराबर 8 है और वाई बराबर कितनी है आपकी 17 है, वाई बराबर कितनी है 17। अब हमको निकालना है घनों का योग। तो घनों का योग कितना होगा, ये 68 64 512 कितना हुआ 512 हुआ, और 17 17 कितना हो गया आपका 289, और इसमें जब हम 17 की गुणा करेंगे तो 17 में कितना हो गया 133, ये हुआ 13। 17 अट्ठे कितना हो गया आपका, 17 अट्ठे हो गया 112। ठीक है, 17 अट्ठे 116 और ये हो जाएगा आपका इसमें, यानी कि 17 में 133 13 और 17 अट्ठे हो गया आपका ये इसका, यानी कि इसमें अगर यदि हम गुना ना करें इससे अलग कोई, यानी कि अभी हमको इतना तो ये पता चल गया कि ये x बराबर एक तो 8 है और y बराबर कितना है आपका 17 है। बाकी हम इनको शॉर्ट करने का भी और तरीका देखते हैं, घन ना कर यानी कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब ना करके। तो जैसे ये 64 अट्ठे 512, एक तो हमें पता लग गया, दूसरा हमको पता है 17 17 17 289, यानी कि 17 का क्यूब निकालना है। तो 17 का क्यूब आपका 289 कर देंगे एक पर, और उसकी गुणा हम करेंगे 17 में। तो 17 नंबर 153 5 15, 17 अट्ठे 126 126 15 कितना हो गया 141, ये हो गया 14, और 17 दूनी 34 34 14 कितना हो गया आपका, ये हो गया 48। तो ये कितना हो गया 48। तो जब हम 48 1 3 इसमें जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 1 और 1 2, 8 और 5 13 और 1 14। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5। तो 54 25 इसका राइट आंसर रहेगा, 54 25 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 57, समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो ये कौन सा युग्म सही हो सकता है, यानी कि जिनकी समजातीय श्रेणी एक जैसी श्रेणी के कौन से है, वो CH3OH और C2H5OH, ये क्या है एक श्रेणी के ही होते हैं। ठीक है, जैसे ये होता है आपका, यानी कि CnH2n+2 CnH2n प्लस क्या हो जाएगा आपका ये CH2n+1। यदि हम इसमें एक रखे, कितना रखे एक रखे, और ये OH ग्रुप इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, एल्केन एल्केन अल्काइन, ये आपको पता है एल्केन एल्केन अल्काइन वाला। ठीक है, तो ये इससे संबंधित ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों के डैश की संख्या समान होती है। तो
कौन सी संख्या समान होती है, जैसे कि ये क्या हुआ आपका एक आवर्त हुआ, ये दूसरा आवर्त हुआ, ये तीसरा आवर्त हुआ। अब इनमें जितने भी तत्व है ए बी सी डी या इसमें एक्स वाई जेड कोई भी है, तो इनकी जो संयोजकता होगी, यदि इसकी संयोजकता 3 है तो और इसकी संयोजकता 2 है, तो सभी तत्वों की संयोजकता भी 3 होगी, इधर सभी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है या संयोजकता है वो क्या होती है, समान ही रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है कि ये है कि 10 महिला किसी कार्य को 8 दिन में करती है, तो 10 महिला 10 फीमेल किसी काम को 8 दिन में करती है और 8 पुरुष यानी कि 8 मेल उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला, एक मेल प्लस एक फीमेल इस काम को कितने दिन में करेगी। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसमें से एक महिला और एक पुरुष का काम निकाल देंगे और उनका ही हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो 5 और 6 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, वास्तविक मजदूरी दर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, यह वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। तो ये क्या होती है, वास्तविक जो मजदूरी होती है वो यानी कि मजदूरी की दर होती है वो श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है कि उज्ज्वल के पास 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए मूल्य वर्ग के 5250 के करेंसी नोट है। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट हैं। तो देखिए इसके पास 50 रुपए के भी समान मूल्य, वो कितने हैं, सिक्के एक्स है। इसके बाद 100 रुपए के जो नोट है वो भी एक्स है। उसके बाद 200 रुपए के जो नोट है उनकी भी संख्या कितनी है, एक्स है। तो टोटल कितने हैं इसके पास, 5250 रुपए हैं। कितने हैं, 5250। तो इनको जोड़ लेंगे तो ये होगा 200 और 100 300 और 50 कितना हो जाएगा, 350। तो 350 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 5250। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे 5 कम 5, 5 पंजे 25, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 कम 7 और कितना बचा, 7 पंजे 35, कितना है 15। अब इसने कहा है कि उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट है। तो उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट है, प्रत्येक की संख्या x है, x और ये x, तो कितने 3x। तो x का मान कितना है, ये है 15। तो 15 दिया कितना हो जाएगा आपका 45। तो 45 इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से भी किया जा सकता है। ठीक है, अब निम्नलिखित को सरल कीजिए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है। ठीक है, ये आपको दिया है, इसको सोल्व करना है। अब देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास रूल का यदि हमको नहीं पता तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, बोर्ड मास, ये बोर्ड मास रूल होता है। सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट, हमको ब्रैकेट ही सोल्व करना है। तो सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये है ये वाला। 3 और 2 कितना हुआ 5। ठीक है, 3 और 2 5 और 5 दूनी 10 और 10 की गुणा 20 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200। तो ये आ जाएगा माइनस के 200। कितना आ गया, माइनस के 200। जब हमने इसको 2 से भाग दिया तो ये कितना आ गया, माइनस के 100। कितना आया, ये इतना अब आ गया माइनस के 100। कितना आया, माइनस के 100। और जो माइनस के 100 की हम गुणा माइनस के 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 200। कितना हो गया, प्लस के 200 और प्लस का 1 कितना हुआ, इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 201। तो 201 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा है कि एक निश्चित संख्या में एक व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, केवल क्यों डब्ल्यू और जेड के ठीक मध्य है। माना ये क्यों है, ठीक है, और इसको क्या है कि 2 श्रेणी में बनाएंगे। ठीक है, ये क्यों है, ये डब्ल्यू और जेड के मध्य है। तो डब्ल्यू यहाँ हुआ और जेड यहाँ हुआ, एक कंडीशन में जेड यहाँ हो सकता है और डब्ल्यू यहाँ हो सकता है। ठीक है, जी डब्ल्यू के दाएं और छठे स्थान पर है। जो जी है ना वो डब्ल्यू के दाएं और छठे स्थान पर है। यदि हम पहली कंडीशन देखें, इस कंडीशन को फॉलो करें तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपका जी है क्योंकि ये डब्ल्यू के दाएं छठे स्थान पर है। जी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी के दाईं ओर भी कितने व्यक्ति है, 3, 1 2 3।
तो इधर भी कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। अब इसने कहा है कि जेड पंक्ति के बाएं सिरे पर है, तो देखिए जेड पंक्ति के बाएं सिरे पर तो यह कंडीशन इसको फॉलो नहीं करेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। हमें कंडीशन कौन सी लेकर चलनी है, ये वाली जेड डब्ल्यू क्यों। इसके बाद इसने कहा है कि देखिए अब दोबारा से करेंगे इसको, इतना तो हमको पता है कि जी डब्ल्यू के दाएं और छठे स्थान पर है, जी है जो डब्ल्यू के दाएं और छठे स्थान पर है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कौन है, जी। इसके बाद है इसने कहा है कि जी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो इधर भी कितने हैं, 1 2 3। जेड पंक्ति के बाएं सिरे पर है, तो जेड आ गया पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने हुई, ये 12। तो 12 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसको इस तरीके से सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है कि दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो ये रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यदि आप इनको करते हैं तो इनका फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आप इनको नहीं करते, प्रीवियस ईयर नहीं लगाते, क्योंकि रेलवे के क्या है कि नियम क्या है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। यदि आप इसको नहीं करते तो आपको इसका फायदा यानी कि इसका नुकसान एग्जाम के बाद देखने को मिल सकता है। इसका फायदा मुझे रेलवे के बहुत ही एग्जाम में देखने को मिला है और मैंने काफी एग्जाम रेलवे के निकाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है कि ये आपको इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष का चयन कीजिए तो जो दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है। देखिए हमेशा इसमें कंफ्यूज आ जाते हैं कि सत्य है या सत्य नहीं है, तो जो सत्य नहीं है सिर्फ उसकी ही पहचान हमको करनी है। तो इसने कहा कि y छोटा है v से, तो y छोटा है किससे, ये है v से छोटा, और v बराबर किसके है, x के, तो v बराबर x के है, और x छोटा है किससे, l से, तो ये छोटा है l से, और l छोटा है किससे, a से, और a बड़ा किससे है, a बड़ा है c से, और c बड़ा किससे है, h से। अब इसने कहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो कथन गलत है वो पहचान करनी है। तो क्या x बड़ा है a से, क्या x बड़ा है a से, तो a तो बड़ा है x से, ये तो गलत हुआ। इसके बाद x बड़ा है y से, तो x ये है और y ये है, तो ये तो बड़ा है x, तो ये कंडीशन इसकी सही है। क्या x बड़ा है h से, यानी कि सॉरी a बड़ा है h से, तो a ये है और h ये है, तो ये भी सही है। इसके बाद l बड़ा है v से, क्या l बड़ा है v से, तो ये भी बात सही है बिल्कुल, l बड़ा है, तो गलत कौन सी है, सिर्फ ये ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसने पहले ही कहा है कि इसमें सिर्फ असत्य की पहचान करनी है, यानी कि जो गलत है सिर्फ उसकी पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान में डैश एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीव के संरक्षण करता है, तो ये कौन सा है, बिश्नोई, ठीक है। ये बिश्नोई जो समाज है ये वन्य जीव या जैसे आपके ये हिरण हुए या पेड़ पौधे हुए, इनकी कटाई को रोकने के लिए, या जंगल में हिरण या किसी अन्य प्रकार के जानवर की इनके कोई शिकार ना करे उससे रोकने के लिए ये क्या है कि अभियान चलाते हैं, ठीक है। और अनिल बिश्नोई आपने सुना होगा, अनिल बिश्नोई जिनको इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो ये समाज आपका जो वन्य जीव है उनके संरक्षण के लिए काम करता है, ठीक है। ये कहाँ पर होते हैं, राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में ये आदमी होते हैं इनके बिश्नोई समाज। क्वेश्चन नंबर 66 आपका ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। a और b दो सह अभाज्य संख्या है, a और b क्या है, दो सह अभाज्य, यानी कि दोनों संख्या है पर अभाज्य, जैसे 7 और 5 हुआ। उनका लघुत्तम समूहवर्तक क्या होगा, तो उनका लघुत्तम समूहवर्तक क्या होगा, हमेशा उनका गुणनफल, यानी कि a इंटू बी हमेशा क्या होगा, उनका लघुत्तम समूहवर्तक यानी कि एलसीएम होगा। तो a इंटू बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा है कि अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की आयु का 1/3 है। देखिए ये हुआ अरुण और ये हुआ इनके चाचा, ठीक है, ये हुए चाचा। अब इसने कहा है कि उसके चाचा की आयु की 1 है, यदि अरुण 1 है तो चाचा कितने के होंगे, 3 के।
5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल कितना है? 86 है। तो ये x है और ये 3x है। ये 5 साल बाद और ये भी 5 साल बाद कितना है इनकी आयु का योग? ये आपका 86 है। तो 5 और 5 10, तो ये 3 और 1 4, तो 4x बराबर ये हो जाएगा आपका 86 माइनस 10 बराबर किसके आ जाएगा? 76 के। x से काटेंगे यानी कि 4 से काटेंगे तो 19 चौक 76, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 19। तो इसने कहा है कि अरुण की वर्तमान आयु कितनी है? तो अरुण की वर्तमान आयु कितनी थी? हमने 1 मानी थी यानी कि x है, तो x का मान कितना है? 19। तो 19 ही इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा है कि श्याम और सुंदर एक काम को 16 और 24 दिन में पूरा करते हैं। एक व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति है श्याम और एक व्यक्ति है सुंदर। ये काम को 16 दिन में करता है और ये कितने में करता है? 24 दिन में करता है। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। देखिए पहले से क्या निकालेंगे हम? इसका टोटल वर्क निकालेंगे। तो ये कितना होता है? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। कितना आ गया? 48। तो इसका यानी कि शाम का एक दिन का काम कितना होगा? 16 दिया 48, और इसका कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 24 दूनी 48। अब इसने कहा कि श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद, यानी कि 10 दिन तक तो इसने काम किया अकेले। किसने? श्याम ने। तो ये 10 दिन में कितना करेगा? एक दिन में 3 है तो 10 दिन में कितना कर देगा? 30 काम कर देगा। काम बचे कितने इसके पास? काम बचे यानी कि 30 कर दिए और 18 काम बचे। कितने बचे काम? 18, यानी कि 48 माइनस 30 बराबर किसके? 18 के। अब ये क्या हुआ कि ये इसके साथ लग गया, अब दोनों काम करने लगे। अब दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? 5 होगा। तो यानी कि ये शेष काम, यानी कि शेष काम कितना बचा? 18, और 18 को ये कितने दिन में कर देंगे? तो एक दिन का काम 5 है तो 5 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 हो गया। और कितना बचा आपका? 15 और 3 18/5, कितना हुआ? 18/5। तो ये तो दोनों ने किया और 10 दिन इसने अकेले ने किया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 और 3 13, तो 13 सही 3/5 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 69 में कहा है कि खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या? देखिए दोस्तों, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो क्या 3। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका खाने का सोडा, ठीक है, जो खाने का सोडा है उसको पूछा जाता है। फिर एक आता है आपका धोने का सोडा, यानी कि धावन सोडा जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये धावन सोडा ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एक आपका पीओपी का सूत्र, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र भी बहुत ज्यादा ही आपको पूछा जाता है। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम क्लोराइन, ये क्या हुआ आपका? नमक, साधारण नमक। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए अब हमको खाने की पहचान करनी है, तो खाना कौन बनाती है? बाई। कौन बनाती है? बाई। तो जहां पर भी बाई आया सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो क्या हुआ? खाने से संबंधित, यानी खाने का सोडा। और धावन सोडा क्या होगा? जिसमें पानी की अधिक मात्रा होगी, तो उसमें क्या होगा? 10H2O होगा, ठीक है, Na2CO3 10H2O। तो ये होगा क्या आपका? धावन सोडा, Na2CO3 10H2O, और ये क्या होगा? खाने का सोडा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। तो 70 का है कि आपका नौरोज या नवरोज किस धार्मिक समूह या समुदाय के नववर्ष के रूप में लोकप्रिय है? तो ये किसका है? पारसी धर्म का। जो नवरोज उत्सव है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? पारसी जो धर्म है उनके द्वारा मनाया जाता है। और जो पारसी धर्म है इसकी जो यानी कि प्रमुख पुस्तक है, जैसे हिंदू धर्म में यानी कि व्याकरण यानी ये आपका गीता है, और ये मुस्लिम धर्म में कुरान है। तो इसी प्रकार पारसी धर्म में एक पुस्तक है जिसका नाम है जैन अवेस्ता। तो इसका नाम क्या है? जैन अवेस्ता, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला पारसी धर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा है कि भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में किस प्रकार की सरकार होती है? संसदीय। तो इसमें संसदीय सरकार होती है भारत में। संसदीय सरकार कैसे कि सबसे पहले क्या होता है? आपके प्रेसिडेंट, क्या होते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद यानी कि आपका मंत्रिपरिषद में क्या होता है? आपकी एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा,
ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो आपके जनता द्वारा चुनकर आते हैं। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा जो आप सांसद बनाते हैं या एमपी बनाते हैं तो वो आपके ही द्वारा चुने जाते हैं। और एमपी मिलकर क्या बनाते हैं? आपका एक मंत्री परिषद बनाते हैं, जिसके प्रमुख कौन होते हैं? मंत्री परिषद के जो प्रमुख होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और अध्यक्ष कौन होते हैं इनके? ये होते हैं आपके जैसे यानी कि स्पीकर होते हैं, यानी कि संसद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और बाकी क्या होते हैं? संसद सदस्य। ठीक है। ये सभी पार्टी से एक या दो या किसी में पूर्ण बहुमत से भी जाते हैं। ठीक है। तो इस पर, और राज्यसभा जो होती है वो इनडायरेक्टली चुनकर आती है। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी लोकसभा और राज्यसभा होती है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और इनका कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर आपका 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा है कि अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिनमें से दिए गए अक्षरों को दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान पर क्रम से बाएं से दाएं रखे जाने पर पूर्ण की जाएगी। ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे यहाँ पे हमको देखने को मिलता है क्या है कि डबल एम है और डबल ही एन है। तो ये तो कंफर्म हुआ कि डबल एम और डबल एन होना है। तो यहाँ पर एक एम है तो अगला क्या आएगा? एन के साथ क्या आएगा? फिर एन आएगा। फिर क्या आएगा? एन के बाद आएगा आपका पी। क्या आएगा? पी। एन के बाद क्या आएगा? पी। जब यहाँ पर पी आ गया तो फिर क्या आएगा आपका? पी के बाद एल है इसमें, तो फिर डबल एम आए, ये आ गए एम। इनके बाद क्या आएगा? फिर डबल एन आएंगे। कितना आएंगे? डबल एन आएंगे। और डबल एन आने के बाद फिर पी है, फिर एल है, फिर एम है, तो फिर एक एम रह गया। तो फिर क्या आएगा? एक एम आएगा और फिर उसके साथ एन आएगा। तो ये देखते हैं एन पी डबल एम, एन पी डबल एन, ये किस में बनता है? तो एन पी डबल एन, एन पी डबल एन यहाँ पर भी है, एन पी डबल एन, यहाँ पर एम है ये, तो ये एन पी डबल एन, ये दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर आए, पी के बाद क्या होता है आपका? एल। पी के बाद क्या होता है? एल, और फिर डबल एम, फिर पी, और फिर एल। तो ये इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा है कि फरवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता? तो ये किसने जीता? ये जीता सेरेना विलियम्स। तो सेरेना विलियम्स इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। तो ये क्या है? आपकी टेनिस खिलाड़ी है। तो ये आपको याद रखना है कि टेनिस खिलाड़ी कौन है? सेरेना विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा है कि निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको दिया है, अक्षर दिए हैं, संख्या दी है और प्रतीक दिए हैं। इनके आधार पर पूछे गए प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? क्या ऐसी कितनी संख्याएं हैं यानी कि नंबर है जिनके ठीक पहले अक्षर है, जिनके ठीक पहले अक्षर कुछ भी हो सकता है और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो ठीक बाद एक प्रतीक है। तो हमको टारगेट करना क्या है? संख्या को। तो एक संख्या यह हो यानी कि ये है, और इनके साथ क्या है? यानी कि पहले अक्षर हुआ और फिर प्रतीक हुआ। तो ये तो कंफर्म हुआ, यानी कि एक तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो चुका। अब इसके बाद ये संख्या है, यहाँ पर एक संख्या ये है, और इसके साथ में क्या है आपका? सबसे पहले आगे क्या है? आगे है ये प्रतीक होना चाहिए क्या? संख्या, यानी कि ये अक्षर। इसके बाद ये 4 है, इसके सामने प्रतीक है, और फिर ये 2 है, इसके सामने प्रतीक है। तो सिर्फ एक ही ऐसी है जिसमें सिर्फ पहले अक्षर और फिर बाद में प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 आपका ये है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों के बीच है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है, जैसे 1 3 पर की जाने वाली 1 3 को 13 ही पढ़ा जाएगा, 1 और 3 में नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है। जैसे 6 और 2 है, 2 और 6 है, इनसे बनकर क्या 22 बनेगा? इनको मिलाकर 22 कैसे बनाना है? तो देखिए हमको क्या करना क्या है, जैसे जैसे हम ये है तो ये हो जाएगा आपका 6 और 2 कितना हुआ? 8। देखिए 6 दिया 18 और 13 चौके 52।
13 पंजे 65 और यदि हम 6 2 8 और 13 4 17, तो इनमें आपको एक पैटर्न बनाना है। वो पैटर्न आपको क्या बन सकता है ये देखना है। तो देखिए जैसे यदि हम 2 6 और 22, 2 और 6 को कैसे करें कि 22 बन जाए, या इनको कैसे करें कि 2 बन जाए। ठीक है, तो जैसे यदि हम 6 6 36 करा और इधर से इनके आपका ये हो जाएगा 2 2 4 दूनी 8, तो 22 नहीं बनेगा। इसके बाद देखते हैं, देखिए क्या पैटर्न बन सकता है। तो जैसे ये 6 है, आपका क्या है 6 है, यदि हम इसको 3 से गुना कर दें, 3 से गुना कर दे तो कितना आ जाएगा आपका 18, और 18 में हम इस 2, ये जो शुरू का 2 है इसका 2 गुना, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 4, ये जोड़े तो कितना आ जाएगा 22। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, तो 13 का कितना किया हमने 3 गुना, तो 13 तिया 39, और इस 4 का 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो 39 और 8 7 कितना हो गया, ये हो गया 47। तो अभी तक तो फॉलो किया। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन में इनके ऑप्शन कौन सा फॉलो करता है। तो यदि हम 35 की गुणा करेंगे 3 में, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 5 की गुणा करेंगे 3 में, तो 5 तिया 15, प्लस इस 9 की गुणा करेंगे 2 में, तो 9 दूनी 18, तो क्या 18 15 कितना होता है 33। तो ये इसको फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 आपको एक सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक श्रृंखला दी है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो 9.6 8.4 7.2 6 ये। ठीक है, तो हम इसको यानी कि 9.6 से कितना घटाएंगे कि 8.4 आ जाएगा, तो 0.6 और 0.6 कितना हो जाएगा यानी कि 1.2, तो कितना घटाया हमने 1.2 घटाया। फिर इसमें 8.4 में से कितना घटाएंगे, तो ये घटा 1.2, तो यानी कि पूरी संख्या में से कितना घट रहा है, यानी कि 6 में से यदि हम 1.2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 4.8। तो 4.8 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 77। तो 77 में देखते हैं, 77 में कहा है कि 6 विद्यार्थी मधु अंशु अवनी आरव प्रीति शिखा ने मार्च के महीने में अलग अलग दिनों में अपने यानी कि प्रेजेंटेशन दिए। प्रेजेंटेशन 11 मार्च से 16 मार्च के बीच दिए गए हैं। अंशुल ने 14 मार्च को प्रेजेंटेशन दी। एक तो 11 12 13 और 14 15 और 16, इधर लिख दी 16। ठीक है, तो इसने कहा है कि अंशुल ने 14 मार्च को प्रेजेंटेशन दी, तो ये कितने की दी इसने, यानी कि यहाँ पर कौन था अंशुल, तो अंशुल ने कब दी 14 मार्च को। ठीक है, और शिखा ने अंशुल के ठीक पहले प्रेजेंटेशन दी, तो शिखा ने कब दी, शिखा ने अंशुल से पहले दी प्रेजेंटेशन। शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दी, शिखा और प्रीति के बीच, तो प्रीति 11वें नंबर पर होगी, तो प्रीति 11वें नंबर पर होगी जब इसने, यानी कि इनके बीच में कौन है 12वां नंबर, एक प्रेजेंटेशन दी। ठीक है, शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दी, अभी हमको उसका पता नहीं। शिखा की प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद किंतु अवनी से पहले। शिखा की प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद, शिखा की प्रेजेंटेशन है जो प्रीति के बाद किंतु अवनी से पहले है। अवनी ने मधु से ठीक पहले प्रेजेंटेशन दी, अवनी ने कब दी, ये मधु से पहले, तो ये मधु हुई, अवनी ने, ये अवनी हुई, और यहाँ पर कौन हुई मधु, ठीक पहले प्रेजेंटेशन दी। इनमें से किसने 15 मार्च को प्रेजेंटेशन दी, तो ये किसने दी अवनी। देखिए इसको दोबारा से बनाते हैं थोड़ा बड़ा करके, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से ही संबंधित क्वेश्चन है। देखिए एक तो है 11 तारीख को, फिर 12 तारीख को, फिर 13 तारीख को, और ये 14 15 और 16। अब इसने कहा कि अंशुल 14 मार्च को है, तो अंशुल कब हुआ, ये हुआ 14 मार्च को। ठीक है,
जो अपनी प्रेजेंटेशन दी इसने, शिखा ने अंशुल के ठीक पहले दी, तो शिखा कहाँ होगी, अंशुल के ठीक पहले। शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो शिखा ये हुई, और यानी कि प्रीति के बीच कौन है, एक व्यक्ति है, तो इधर कौन हुआ, प्रीति। ठीक है, शिखा और यानी शिखा की प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद, शिखा की प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद किंतु अवनी से पहले, तो अवनी यहां पर होगी। देखिए प्रीति के बाद है शिखा और अवनी से पहले है, अवनी ने मधु से ठीक पहले, तो 16वें नंबर पर कौन है, मधु। ठीक है, इनमें से 15 मार्च को किसने दी, तो 15 मार्च को कौन है, ये आपकी अवनी, तो अवनी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा है कि कौन सा नियम कहता है कि अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे कारक की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस कारक के सीमांत उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आएगी, तो ये क्या है, परिवर्तित अनुपात नियम, तो परिवर्तित अनुपात नियम इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर प्रेरित करता है जिसकी वजह से एक विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो ये कौन सा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा है कि किस तत्व के परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है, तो ये देखिए 2 8 8 यानी कि 8 और 8 16 और 2 कितना हुआ 18, तो 18 ये इसके लास्ट में यानी कि पूर्ण रूप से भर रहा है, तो इसका समूह कौन सा होगा, 18वां क्यों होगा, ये इससे मतलब नहीं कि 18वां है, इसका ये मतलब है कि ये लास्ट में पूरा भर रहा है, यानी कि 2 8 8 इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसमें कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लास्ट में यह पूर्ण रूप से भर रहा है, तो कौन सा होगा 18, इनको शून्य तत्व या अक्रिय गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा है कि किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगी है, तो ये किस लिए घटने लगी है, यह 1980 के दशक में, तो 1980 के दशक का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 में कहा है कि 2 ओम 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में सुनिश्चित किया जाता है, प्रतिरोध कितना होगा, देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि 1/r बराबर, इसमें श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 डैश डैश, और 1/r1 ये होता है समांतर क्रम में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश डैश, इस प्रकार, तो हमको निकालना है ये समांतर क्रम में, तो 2 और 3 का, तो 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5/3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो r का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/5, तो 5 एकम 5 पॉइंट लगाएंगे, आपका 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10, तो 1.2 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। 83 में बात कर लिया तो निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे, तो ये कौन थे, ये थे आपके चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 में कहा है कि यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, तो ये कितना होगा, ये हमको इसमें बताने हैं, आवर्धन की इनके बताने, तो देखिए 1/f, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, अब आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, m बराबर
यानी कि वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी v अपॉन u के। ठीक है, अब हमको एक पता है, हमको क्या पता है कि दर्पण की दूरी पता है, दर्पण से वस्तु की दूरी v का मान पता है, हमको u का मान निकालना है। तो हो जाएगा एक का 1.25 बराबर ये हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 1 इसका मान निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, इसका मान कितना आ जाएगा 5। तो अब हमको पता है कि इसका मान कितना है 5 और इसका मान भी कितना दिया है 5, तो v अपॉन यू m बराबर v अपॉन यानी कि 5/5। ये किसका चलेगा माइनस का, तो 5 से 5 कटा कितना आ जाएगा आपका -1, तो -1 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा है कि एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूटों से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के लिए यानी कि मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य होगा। यानी कि हमको बात की है सिर्फ मालिक की, हमको ग्राहक की बात नहीं की है, तो मालिक की बात की है। इनका क्या निकालना है, हमको सक्सेसिव निकाल लो। ठीक है, तो ये सक्सेसिव निकालेंगे तो इनमें से जिसकी छूट सबसे कम होगी वही क्या होगा, इसके लिए फायदेमंद होगा। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 20 और 20। आप इसको सोल्व करें, बाकी इसका सक्सेसिव निकालकर टोटल छूट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा अनिवार्य सत्य है। तो ये कौन सा है, आंतरिक एकांतर कोण के बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा है कि x-1 यानी कि x-1 अपॉन x बराबर 2, तो हमको 1/x² यानी कि x² प्लस 1/x4 इनका मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है x² प्लस 1/x² का मान। तो इसका मान निकालने के लिए क्या होगा कि ये जो k है इसका क्या करना होगा, हमको स्क्वायर करना होगा और इधर क्या जोड़ देना है 2, क्या जोड़ देना है 2। तो k कितना है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 6। तो अब हमारे पास जो मान आया 6, ये आया है x² प्लस 1/x² का मान कितना आया है 6। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है x4 का, तो ये होता है यानी कि x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर k² माइनस 2। तो k का मान कितना है 6 और 6 चिन्ह कितना होता है 36 और 36 माइनस 2 बराबर किसके आ जाएगा 34 के। तो 34 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा है कि विद्युतीय परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियां होती है। तो ये किसके रूप में हानियां होती है, उष्मा के रूप में, तो उष्मा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा कि 5 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने मक्कलई थेड़ी मारुथु, ठीक है, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन देखिए, योजना का शुभारंभ किया। तो ये हमको समझता है तो किसने किया है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा है कि राम अभिषेक के दक्षिण पश्चिम में है। ये अभिषेक हुआ और राम कहाँ है, इसके दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम इसका ये हुआ, तो इधर कौन है, राम है। अर्जुन राम के उत्तर में है, तो अर्जुन कहाँ हुआ, राम के उत्तर में है, और ये कौन है, अभिषेक है। ये कौन है, अभिषेक है। अभिषेक के पश्चिम में और अभिषेक के पश्चिम में, तो अभिषेक का पश्चिम तो ये हुआ, इधर कौन है, अर्जुन है, ठीक है। पूजा अर्जुन के पश्चिम में है, तो अर्जुन के पश्चिम में कौन है, इधर कौन है, पूजा। अभिषेक के सापेक्ष पूजा किधर है, तो ये भी पश्चिम में हुई, तो पश्चिम इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 91 इसमें कहा है कि आपको वेन आरेख दिया है, इसमें एक ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो न तो बॉडी डॉल से खेलते हैं यानी कि बॉर्बी डॉल से, और न ही रेसिंग कार से। तो देखिए जो बॉर्बी डॉल है इनमें से ये बॉर्बी डॉल का है, सॉरी ये है बॉर्बी डॉल का, ये लेगो ब्लॉकर्स का, और ये है आपका
रेसिंग कार का। तो इसने कहा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो न तो बोर्बिटॉल से खेलते न तो इसके भाग में आते हैं, किसके, इसके भाग में आते हैं, और न ही किसके भाग में आते हैं, रेसिंग कार के, तो न ही रेसिंग कार के, ये इतने। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास 41, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 92, इसमें कहा है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है, तो ये अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक का जो इनके होता है ये क्या होता है फॉर्मूला, साइन आई अपॉन साइन आर, इसको ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है, तो स्नेल का नियम भी यही होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 93 93, 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1 3 4 6 7 11 13 15 है। इसमें बहुभुज में के बड़े अंतः कोण की माप बतानी है, तो बड़े वाले अंतः कोण की माप बतानी है। ठीक है, तो 8 बहुभुजाओं वाले अंतः कोणों का अनुपात, यानी सबसे पहले हमको निकालना क्या है, 8 भुजाओं वाले अंतः कोण यानी कि जो अंतः कोण होते हैं उनका योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है 2 इंटू एन यानी सॉरी n-2 इंटू 90। ठीक है, यानी कि n कितना है आपका 8, 8 माइनस 2 इंटू 180, तो 8 में से 2 का कितना बचा 6, और ये हो गया आपका 18, 180, तो इससे गुणा करेंगे। ठीक है, 18 छक्की 108, तो ये हुआ टोटल। अब इसने कहा कि इसमें से बड़े वाले का निकालना, तो बड़ा कितना है 15, बड़ा कितना है 15, और टोटल योग कितना होगा इनका 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 6 14 और 7 21, 21 11 कितने हो गए आपके 32, 32 13 45, 15 कितना हो गया आपका 60, तो इसको काटेंगे तो 6 कम 6 कितना बचा 4 6 48, तो जब हम इसकी गुणा करेंगे 18 की 15 में, तो 15 अट्ठे 120, 12 और 15 कम 12 कितना हो गया 27, तो 270 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 94 कहा कि अनाक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए, तो ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ क्या आएगा यहाँ पर, यह आएगा C2H5OH, एथेनॉल क्या बनाएगा, ये एथेनॉल बनाएगा C2H5OH। ये क्या होता है एथिल अल्कोहल भी इसको कहा जाता है या एथेनॉल कहा जाता है। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और ऊर्जा एटीपी के रूप में। अब बात कर ली जाए एटीपी, एटीपी फुल फॉर्म क्या होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 95 95, इसमें कहा कि आपको एक श्रृंखला दी है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है, तो 13 31 729 343 125। तो देखिए कहीं ना कहीं हमको एक चीज पता लग रही है कि ये किसी न किसी चीज का क्यूब है, तो ये किसका क्यूब हुआ, ये 11 का, ये किसका क्यूब हुआ, ये हुआ आपका 9 का, ये किसका हुआ, ये हुआ आपका 7 का, किसका हुआ 7 का, ये किसका हुआ 5 का। अब देखिए 11 9 7 5, अब 3 3 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 27, तो 27 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पश्चिम विक्षोभ को भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से भारतीय उपमहाद्वीप में लाए जाने के लिए जिम्मेदार, तो ये कौन सी है, जेट धारा है, तो जेट धारा इसका राइट आंसर रहेगा। आपको बताना है कि उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 में कहा है कि मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, तो मानव रक्त के जो निर्माण होता है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ये होती है लोहे की, लोहा या आयरन। ठीक है, ये इसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 में कहा है कि भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती है, तो ये कौन सी है, लैक्टिक अम्ल को। देखिए जब आदमी थकावट महसूस करता है तो उसके घुटनों में या इनके मांसपेशियों में जो दर्द होने का कारण होता है वो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक एसिड इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ गया है।
तो 6 लड़कियां VMSENC एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं। तो देखिए ये वर्ताकार मेज है, इसके चारों ओर बैठी है कितनी लड़कियां? 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये इस प्रकार बैठी है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसने कहा कि मुख करके एक दूसरे के सामने बैठी है। अब इसने कहा है कि लेकिन उनकी शिव क्रम में अनुवादी नहीं है। ई सी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। माना मैंने ई को कहाँ बैठाया? यहाँ पर, जो कि सी के बाईं दूसरे स्थान पर। तो सी कहाँ होगा? यहाँ पर, इसका बायां दूसरा ही हुआ, उस स्थान पर बैठी है। एस वी के दाएं दूसरे स्थान पर है, एस वी के दाएं दूसरे स्थान पर है। इसके बाद सी वी के बाईं और ठीक बगल में है, जो सी है वो वी के ठीक बाईं बगल में है। तो वी कहाँ होगा? ये होगा यहाँ पर। कहाँ होगा? ये होगा यहाँ पर। तो वी का बायां इधर होगा और सी इसके बगल में होगा। इसके बाद इससे पहली कंडीशन पढ़ते हैं। इसने कहा कि एस वी के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो एस है ना वो वी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो एस कहाँ पर होगा? यहाँ पर इसका दायां दूसरा स्थान हुआ है। ठीक है, इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं कि एन ई के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो एन है ना वो ई के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो पहला तो एस हो गया, दूसरे स्थान पर कौन हुआ? यहाँ पर ये हुआ आपका एन। तो एन कहाँ पर हुआ? यहाँ पर। सी के बाएं ठीक बगल में कौन है ये हमको बताना है। तो सी के बाएं ठीक बगल में कौन है जो अभी हमारे पास बचा, और बचा कौन है? वो बचा है एम। तो एम इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो एम इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, ये आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो इसमें कहा है कि यानी कि 3 कथन दिए है और 3 ही उसके निष्कर्ष दिए है। आपको जो अनुसरण करता है वो आपको राइट आंसर लगाना है। तो देखिए इसने कहा है कि कुछ बैल मोर है, ये बैल है, और कुछ बैल क्या है? मोर है। तो कुछ बैल क्या हुए? इसमें मोर हुए, और सभी मोर चित्ते हैं। तो ये जितने भी मोर है ये क्या हुए? चित्ते हुए। क्या हुए? चित्ते हुए। ठीक है, और सभी चित्ते घोड़े हुए। तो जितने भी चित्ते हैं ये क्या हो गए? घोड़े हो गए। ये क्या हो गया? हॉर्स हो गए। तो क्या कुछ घोड़े मोर है? तो कुछ घोड़े मोर है, ये तो बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। कुछ चित्ते मोर है, क्या कुछ चित्ते मोर है? ये भी बात सही है। इसके बाद कि सभी मोर घोड़े हैं, क्या सारे मोर घोड़े हैं? ये भी बात सही है। तो तीनों ही अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं कौन सा है तीनों अनुसरण करते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 जिसमें सभी अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप इसको वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए दोस्तों इतना ही हेल्पफुल रह सकता है जितना कि मेरे लिए 2022 के एग्जाम में रहा था। अभी वर्तमान में मैं रेलवे के एग्जाम देता रहता हूँ और उसमें भी अच्छा खासा मेरा स्कोर बना है एलपी और टेक्नीशियन में। ठीक है, और रेलवे की जॉब भी साथ साथ चल रही है। तो दोस्तों इस अनुभव के साथ ही मैं आपके लिए ये सीरीज लेकर आया हूँ, और इससे अलग मैं आपके लिए एक एनटीपीसी की भी सीरीज लाया हूँ जिसमें हम एनटीपीसी की भी एक ओरिजिनल आंसर की है जो इनके CBT 1 की वो करा रहे हैं। तो आप उसको भी जरूर देखें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।